नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस। साथियों, जल्द से जल्द आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी कंटेंट हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों, हमारा अभी का जो सेशन चल रहा है वो शिक्षक भर्ती के ऊपर चल रहा है, जिसका हम पार्ट 7 जो आज अपलोड करने जा रहे हैं। साथियों, इसमें जो भी क्वेश्चन हम लेके आते हैं वो तमाम तरह की एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, इन सभी से जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, उनके जीके और जीएस के तमाम तरह के क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके लाते हैं और यहाँ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो साथियों, आप लोगों से आग्रह है कि कृपया आप हमारे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके जो भी दोस्त शिक्षक भर्ती या अन्य किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हों तो उनके जीके और जीएस के पेपर में यह वीडियो तैयारी करने में काफ़ी मदद कर सके। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाएं बढ़ते हैं हम अपने आज के इस सेशन की ओर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साथियों, लेंज का नियम संबंध है, यानी लेंज का नियम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आवेश से, ऑप्शन बी द्रव्यमान से, ऑप्शन सी ऊर्जा से, ऑप्शन डी संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। तो साथियों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी लेंज का नियम का संबंध किससे है? तो ऊर्जा से है। और आवेश के नियम से कूलॉम का जो सिद्धांत है वो आवेश से संबंधित है, कूलॉम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है साथियों, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर ए बायो सेवर्ट नियम से, ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ऑप्शन नंबर सी लेंज के नियम से, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर के नियम से। तो साथियों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान लेंज के नियम से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दर्शाने का प्रयोग किसने किया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दर्शाने का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गाउस ने, ऑप्शन नंबर बी फैराडे ने, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर ने, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोन ने। साथियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उनको दर्शाने के काम फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है साथियों, एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी आयाम, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी तरंग दैर्ध्य। तो साथियों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में जब प्रवेश करती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है? तो उनकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है साथियों, जब प्रकाश की किरण कांच के टुकड़े में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए में बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है साथियों, जब प्रकाश की किरण पुंज कांच के टुकड़े में प्रवेश करते तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, घटेगा, या तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, तरंग दैर्ध्य जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी जब प्रकाश की किरण कांच के टुकड़े में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो घटता है साथियों।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्न में से किस घटना द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत की स्थापना हुई। प्रकाश की कणिका सिद्धांत जो है सिद्धांत की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी ध्रुवन, ऑप्शन नंबर सी विवर्तन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो साथ ही इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रकाश का विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण क्या प्रकाश के कणिका सिद्धांत की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है साथियों उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की तीव्रता पर, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी धातु की कार्यफलन पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो के कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी में चुंबकीय प्रेरण पर, डी विद्युत प्रेरण पर। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो प्रिंसिपल सिद्धांत थे वो किनके द्वारा प्रतिपादित किए थे दोस्तों। तो इसके जो ऑप्शन नंबर है ए में न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी किरचॉफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी रैले के द्वारा। साथियों प्रकाश के विद्युत प्रभाव के सिद्धांत जो थे वो किनके द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर आइंस्टीन के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा भी एक फार्मूला दिया गया था E बराबर mc², E बराबर mc²। एनर्जी से संबंधित जो है सो यह फार्मूला का प्रतिपादन भी किसने किया था, तो आइंस्टीन ने ही किया था। और न्यूटन ने क्या दिया था, तो गति के नियम दिया था न्यूटन ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है साथियों निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरणें, ऑप्शन नंबर बी बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर गामा किरणें, यानी गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है साथियों निम्न में से कौन आवेश रहित है। निम्न में से कौन आवेश रहित है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी बीटा कण, ऑप्शन नंबर सी फोटोन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आवेश रहित कण जो है वो फोटोन आवेश रहित कण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे साथियों हाइड्रोजन बम में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसके कारण अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नाभिकीय विखंडन से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उपरयुक्त दोनों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हाइड्रोजन बम के जो हैं वो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं तो नाभिकीय संलयन से। किससे, तो नाभिकीय संलयन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है जल का क्वथनांक डैश है। ए सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है, जिस बर्तन में जल भरा है उस पर निर्भर करता है। तो साथियों जल का क्वथनांक जो है वो जल का क्वथनांक जो है साथियों
वो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? तो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। कौन? जल का क्वथनांक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है साथियों, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? यानी जब हमको रियल इमेज प्राप्त करने हैं तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है समतल दर्पण, बी में कह रहा है अवतल दर्पण, सी में कह रहा है उत्तल दर्पण, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है रियल इमेज प्राप्त करने में, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके डैश से किया जाता है। ध्वनि की जो प्रबलता है उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आयाम से करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति से करते हैं, ऑप्शन नंबर सी तरंग दैर्ध्य से करते हैं, ऑप्शन नंबर डी वेग से करते हैं। साथियों ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण आयाम से करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए डॉपलर प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी जीमोन, ऑप्शन नंबर सी उष्मागतिकी के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी ब्रोगली के प्रमेय पर। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डॉपलर प्रभाव पर है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आधारित है डॉपलर इफेक्ट पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती हैं? ऑप्शन नंबर ए एक्सरे, ऑप्शन नंबर बी गामा रे, ऑप्शन नंबर सी वीटा रे, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे गामा किरणें निकलती हैं कोबाल्ट 60 से, जिनका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। एक वस्तु की जड़त्व जो है उनकी प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी वेग पर, ऑप्शन नंबर सी आयतन पर, ऑप्शन नंबर डी समवेग पर। तो जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता जो है साथियों वो है किस पे निर्भर करती है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। द्रव्यमान बढ़ेगी तो उसका जड़त्व बढ़ेगा, घटेगी तो जड़त्व घटेगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है साथियों यदि रबर रबर की एक डोरी लंबाई में वृद्धि रबर की एक डोरी लंबाई में वृद्धि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो विकृति होगी। विकृति यानी स्ट्रेस होगी। यदि रबर की डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति क्या होंगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है चौगुनी, ऑप्शन नंबर बी दुगुनी, ऑप्शन नंबर सी तिगुनी, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी जब डोरी की लंबाई दोगुनी कर दी जाएगी तो विकृति भी क्या होगी साथियों? दोगुनी होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 0 डिग्री। यानी जब अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से कोई किरणें गुजरती है तो आपतित कोण क्या होंगे दोस्तों? तो वो 0 डिग्री होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक
नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष हो सकता है? 75 सेंटीमीटर दूरी तक की वस्तु उन्हें नहीं दिखाई पड़ती है, तो उन्हें कौन सा दृष्टि दोष हो सकता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मायोपिया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन नंबर सी अबिंदुकता, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जब उन्हें 75 सेंटीमीटर दूरी तक की ही वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? कतई जहर प्रश्न है साथियों, कतई जहर प्रश्न है। काफ़ी बार एग्जाम की रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, और अभी हम जो भी सीरीज चला रहे हैं वो सभी एग्जाम की रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह करके लाए हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी आवेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। विभवांतर गए साथियों, विभवांतर होता, टाइपिंग एरर है। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके मात्रक हैं साथियों? ऊर्जा के मात्रक हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है क्रोनोमीटर का उपयोग, क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए, यानी क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, समय मापने के लिए, डी ऊंचाई मापने के लिए। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रोनोमीटर का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है जब कोई गैस कम दाम वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है घटता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उतना ही रहता है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी जब कोई गैस कम दाम वाले, कम दाम गलत है साथियों, कम दाब होना चाहिए था, कम दाब होना चाहिए था, दाम लिखा गया है। तो कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान पर प्रभाव पड़ता है, यानी उसका तापमान क्या होगा? घटता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, जो हमारे सेशन की आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है साथियों टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार साथियों एसएससी के एग्जाम में, रेलवे में, जहाँ तक कि बिहार पुलिस में भी पूछे गए हैं यह क्वेश्चन। टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर बी घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन नंबर डी परिक्षेपण गति। तो साथियों टैकोमीटर का प्रयोग जो है वह घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो चलिए साथियों यह था हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन। तो साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो हमारे आपके साथियों की तैयारी में मदद कर सके। धन्यवाद साथियों।